नजराता न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला पटन के वानीगाम बारा में इनकाउंटर, 2 फौजी जवान और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। इनकाउंटर में 1 मिलिटेंट ढेर। महाराष्ट्र के हवाले से महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का मुतनाज़ बयान। कहा, अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र से निकाल दिया जाए तो यहां कोई पैसा नहीं बचेगा। शिवसेना समेत मुख्तलिफ गोशों से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार। शिवसेना ने भगत सिंह कोश्यारी से माफी मांगने का किया मुतालबा। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की शिरकत। प्रोग्राम में सीजीआई एनवी रमन्ना और मरकजी वजीर किरण रिजिजू भी मौजूद। मुल्क में कोरोना केसेस की फिर बढ़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा केसेस की रिपोर्ट। 54 अफराद जाँ बहक। मुंबई को मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी कहा जाता है। इसका शुमार मुल्क और दुनिया के अहम शहरों में होता है। इस शहर का अलग वक़ार है। मुंबई के हवाले से महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़े बयान पर शिवसेना समेत मुख्तलिफ गोशों से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। दरअसल एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कुछ ऐसी बात कह गए जो आईनी ओहदे और वक़ार की शान शान नहीं कही जा सकती। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता, एक कष्ट करने वाली जनता है। खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता। कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र के, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956 में। उसके बाद ये मुंबई बनी है। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए, और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार, लेकिन अब तक वक्तव्य आया नहीं है। और महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि आप कितने स्वाभिमानी हो, ये आप दिखाइए। शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान को महाराष्ट्र और मराठी मानूस की तौहीन बताया। इन्होंने गवर्नर से माफी मांगने का मुतालबा किया है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां समाचार नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़े हैं। अमित, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है।
अमित, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का जो बयान आया है उससे महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे उनके बयान को लेके शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सभी आक्रामक हो गए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से मुंबई वासी है, मराठी मानुस है, ये सबका अपमान है। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। शिवसेना ने राज्यपाल के बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि शुक्रवार को राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुंबई और ठाणे से अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र में पैसा नहीं बचेगा और मुंबई भी आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। मुंबई के अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम दिवंगत श्रीमती शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पे रखा गया है। शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल कोश्यारी जो है मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इसी दौरान मौजूद जनता को संबोधित करते राज्यपाल ने कहा, कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ पैसा नहीं बचेगा, या पैसा नहीं बचेगा ही नहीं, ये मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती, वो आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी। तो कहीं न कहीं इस बयान को लेकर सभी हमलावर हो गए हैं। संजय राउत ने भी कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी पुरस्कृत मुख्यमंत्री के काबिज होते ही स्थानीय मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपना शुरू हो गया है, यानी अपमान शुरू हो गया है। स्वाभिमान और अभिमान के नाम पर बनी शिवसेना से निकलने वाले लोग ये सुनकर भी चुप बैठे हैं। तो सीएम शिंदे कभी शिवसेना का नाम न ले, इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट में संजय राउत ने कहा है। राज्यपाल का विरोध हर तरफ हो रहा है, ये मराठी मेहनत कशों का अपमान है। इसी महाराष्ट्र ने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है, न केवल शिवसेना बल्कि हर कोई राज्यपाल के बयान की निंदा जो है की जा रही है। बिल्कुल अमित, अपोजिशन तो हंगामा कर रही है, लगातार हम देख रहे हैं, रिएक्शन भी आ रहे हैं, तो सरकार का इस पर क्या कुछ अभी तक रिएक्शन आया है? देखिए, इसमें बीजेपी की तरफ से जो एमएलए है नितेश राणे, उन्होंने जो है कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है अपमान जो है नहीं लग रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार का अपमान राज्यपाल ने नहीं किया है, बल्कि राज्यपाल ने जो है समाजों को योगदान को श्रेय दिया है कि आखिर गुजराती और राजस्थानी समाज ने भी मुंबई के योगदान में बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाई है, इसमें मराठी मानुस को कहाँ धक्का लगता है। इस तरह का ट्वीट जो है वो नितेश राणे ने किया। लेकिन संजय राउत साफ तौर पे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का बयान आहत करने वाला है, निंदनीय है। राज्य के लोगों ने अपनी मेहनत से महाराष्ट्र बनाने के लिए पसीना खून बहा है। 105 लोगों ने बलिदान दिया और कई को जेल हुई है। राज्यपाल को इतिहास की जानकारी नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे इसकी निंदा करें और केंद्र से राज्यपाल को हटाने की मांग करें। इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने भी इस बात की निंदा की है और कहा है कि हैरानी की बात है कि राज्य के राज्यपाल उसी राज्य के लोगों को बदनाम करते हैं। उनके रहते राज्यपाल की संस्था का स्तर और महाराष्ट्र की राजनीति परंपरा का पतन हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का भी लगातार अपमान किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एनसीपी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक है अमोल मितकारी ने भी कहा है कि राज्यपाल के बयान पे आपत्ति जताई है। एनसीपी विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र मुंबई के लोग कुशल और सक्षम हैं, हम ईमानदार लोग हैं जो चटनी से रोटी खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। विधायक मितकारी ने कहा कि आपने मराठी लोग का अपमान किया है, जल्द से जल्द महाराष्ट्र से माफी मांगे। यानी कहीं न कहीं एक नया संग्राम जो है राज्यपाल के बयान ने जो है महाराष्ट्र मुंबई में छेड़ दिया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और नाना पटोले का आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए नाज़रीन आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर उनको मदद भी की जाती है। और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए। और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहां पे। हमने
उस पॉलिसी को ख़त्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थीं वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे, बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे और कई साल से लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई थी इन्होंने। तो ये सिस्टम खत्म करके ज़्यादातर सरकारी दुकानों का, जिनमें खूब भ्रष्टाचार था, और इनके नेताओं, रिश्तेदारों, इन सबकी ड्राइवर और मेड के नाम पे चलती दुकानों को, इन सबको, सारे सिस्टम को बंद करके हमने नई पॉलिसी लगाई और बहुत पारदर्शी तरीके से हमने यहाँ पर शराब की दुकानों की नीलामी की। पहले, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थी उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। जब पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में, एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6000 करोड़ की जगह 9500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को, जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थीं, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूं कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में, जहां बीजेपी का शासन है, 4166 लोगों पे शराब की एक दुकान है। नोएडा में, जहां बीजेपी का शासन है, 1390 लोगों पे शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12179 लोगों पर एक दुकान है। बीजेपी का गोवा है, गोवा में 761 लोगों पे एक दुकान है। नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जाती, तो उसके बावजूद 850 दुकानें भी खुल जाती, तो यहां 22,707 लोगों पे एक दुकान होती। और आज जब 468 दुकानें हैं तो 41,192 लोगों पे एक दुकान है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की धमकी देके, सीबीआई की धमकी देके चाहते हैं कि लीगल शराब का धंधा यहां भी बंद हो और इलीगल धंधे को बढ़ावा मिले, नॉन ड्यूटी पेड धंधे को बढ़ावा मिले, स्पिरिट लिकर को बढ़ावा मिले। ये इनका पुराना धंधा था, ये वापस उस धंधे को लाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है, तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फायदा देता है। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के दिल्ली सरकार के अफसरों को भी इतना डरा दिया है कि अब जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका कोई लाइसेंस करने को तैयार नहीं है। दुकानें, जैसा मैंने बोला, बहुत सारी खाली हुई, अरबी और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका
ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो 2021-22 की पॉलिसी है, वो 31 जुलाई को अब खत्म हो रही है। डर के मारे कोई ऑफिसर इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी सीबीआई की धमकी दे रखी है, सबको ईडी की धमकी दे रखी है। तो कुल मिला खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला पट्टन के वानीगाम बाला में आज अलसुबह उस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ जब यहां सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई। इसके फौरन बाद इस इलाके को मुहासरे में लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इस मकान की निशानदेही की जिसके अंदर मिलिटेंट छुपे थे, जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज इस मकान के नजदीक गए तो मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह यहां सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट ढेर हुआ है, जबकि 2 फौजी जवान और एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे और यही मकाम है जहाँ पे एनकाउंटर सुबह सवेरे सुबह यहाँ पे शुरू हुआ है। इस मकान के अंदर जो मिलिटेंट था वो छुपा बैठा था और एक मिलिटेंट जो था वो इसमें हलाक किया गया है। और अभी एनकाउंटर ख़त्म हुआ है। ये वो मकाम है जहाँ पे अलग सुबह यहाँ पे ये इतला मिली थी कि इस मकान के अंदर, इस शेड के अंदर जो मिलिटेंट है वो छुपा बैठा था और अब इस मिलिटेंट को मार गिराया गया है। और इस तरह ये सिक्योरिटी फोर्स की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोलियों के निशान हैं, जो यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, गोलीबारी हुई है, फायरिंग का तबादला जो हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क पे कितने यहाँ पे जो गोलियों के खोखे जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इस तरह यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो अख्तिताम पजीर हुआ है और इसमें एक मिलिटेंट जो है उसको मार गिराया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, वानीगाम पट्टन। ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं मुनीर के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फुलान के जरिए हमारे साथ जुड़े। मुनीर, सुबह से लगातार हम दिखा रहे हैं कि बारामूला के पट्टन के वानीगाम में इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। सुबह भी आपने बताया कि गोलियों का तबादला जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला मिल रही है, क्या एक ही मिलिटेंट वहां पर था या अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त? देखिए आजम, सुबह जब ये सोर्सेज से पता चला था कि इसमें 2 या 3 मिलिटेंट की बात कही जा रही थी कि इसमें छुपे हैं, ताहम अब जो एनकाउंटर जो है वो अख्तिताम पजीर हुआ है। वहां से सिर्फ जिस जगह पे ये मिलिटेंट छुपे थे तो वहां से सिर्फ एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई है। उस मिलिटेंट की लाश को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में लिया है और इस तरह ये एनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया। मगर वहाँ पे जो आर्मी है, पुलिस है, वहाँ पे इस मकान के इर्द गिर्द जो है सर्च जारी है। ताहम उन्होंने, पुलिस ने जो ट्वीट में कहा कि एक ही मिलिटेंट वहाँ था और उसको मार गिराया गया है। जी बिल्कुल मुनीर, कुछ जवान के जख्मी होने की भी इत्तला है, इस ताल्लुक से क्या अपडेट है? देखिए आजम, जब उस एनकाउंटर में 2 जो आर्मी के जवान हैं वो जख्मी हुए हैं और पुलिस का एक एहलकार भी है और आर्मी का जो सुराग असा कुत्ता है वो भी शदीद तौर पे जख्मी हुआ है। जब जिस मकान के अंदर, जिस कमरे के अंदर वो मिलिटेंट छुपा था, जब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स नजदीक गए तो उन्होंने वहाँ से गोली चलाई है और जिसके नतीजे में ये मामूली तौर पे जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस तरह ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट्स के वाक़ात रुनमा हो रहे हैं, इससे पहले भी पट्टन में जिस तरह सरपंच को मार गिराया गया है मिलिटेंट की तरफ से, उसके बाद वहाँ पे कुछ 2-3 हाइब्रिड मिलिटेंट्स को उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया था। ताहम जो सिक्योरिटी फोर्सेज का मानना है कि उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है जिस तरह से यहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही थी और उसके रिगार्डिंग जो ये है, ये एक अहम कामयाबी है आज। चलिए मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आए रोज चट्टानें खिसकने की वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना रहता है, जबकि शाहराह के बंद रहने से सबसे ज़्यादा माल बरदार गाड़ियों से मुंसलिक ड्राइवरों और कंडक्टरों को तकालीफ उठानी पड़ती है। अगरचे जम्मू और श्रीनगर के बीच इन गाड़ियों का सफ़र महज चंद घंटों का होता है, लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि कभी कभार यह मुसाफत तय करने में इन्हें 6 से 10 दिन का वक्त लग जाता है। जिला बठिंडे का रहने वाला हूँ सर। मैं इधर से पेट्रोल लेके आता हूँ बठिंडा डिपो से श्रीनगर डिपो का। हाँ सर, अब 4 दिन से इधर खड़ा हुआ खाली करके टैंकर। अब इधर ना बाथरूम जाने की, ना नहाने देने की, पानी धोने की बहुत दिक्कत है। अब आगे कोई पता नहीं रहेगा रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा। जो खुलेगा तो नहीं माल बताते हुए खुलेगा कि अभी बहुत 4 दिन के लंबा और लगेगा टाइम लगे, इसलिए बहुत परेशानी सर। इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। अब सब लोगों को बहुत परेशानी जितनी है, ट्रक ड्राइवर है, टैंकर है, सब लोग लाइन में खड़े हैं। आपको सबसे ज़्यादा परेशानी है बाथरूम में जाने की, नहाने दो, घर वाले भी निकल। अब सिंगल लेन भी बना दिया तब भी रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। सर मैं दिल्ली से हूँ
श्रीनगर का माल लेके आया था दिल्ली से। 3 दिन आने में लग गए थे, 3-4 दिन यहाँ भी खड़े हो गए हैं, ना यहाँ खाने पीने को मिलता है जी। बाकी आप खुलने की बात करते हैं तो अभी 2 दिन में खुल जाता है, 3 दिन में खुलता है, इस तरह बात होती है। हमें जाने नहीं देते हैं। कुछ ट्रक है जो कुछ जाते हैं, हमें पता लगता है कि जहाँ रास्ता खुला आया बंदा है। यहाँ में पूरी तरह तो कुछ जानकारी होती नहीं यहाँ की। सर 4-5 दिन हो गए फंसे हुए हैं सारे भाई लोग को। आने जाने में सर यहाँ से समझ लो 4 दिन आने में लग गए तो 4-5 दिन जाने में लग जाते हैं। 8-10 दिन का टक्कर हो जाता है कि। मैं बठिंडा से आया हूँ, मेरे को 10 साल हो गए जी यहाँ गाड़ी चलाते ड्राइवरी करते हुए। मैं 10 साल से बठिंडा से श्रीनगर आ रहा हूँ, पेट्रोल लेके आता हूँ, डीजल लेके, ठीक है जी। हम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर सब कुछ करते हैं जी, लेकिन ये रोड वैसे का वैसा ही है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लैटरिन बाथरूम जाने के लिए बहुत परेशान हैं, पानी नहीं है जहाँ पे, बहुत दिक्कत आता है हमको। रोड ठीक नहीं हो रहा है जी, 10-10 दिन हो गए जहाँ हमको खड़े हुए। घर में बच्चे हैं भी, बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर भी हम नहीं जा पाते हैं जहाँ से। सर मैं तो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब रोड बंद होता है तो पहले सबसे पहले बड़ी गाड़ियों को ही तंग करते हैं, नहीं किसी और साइड से जाने देते हैं। जब खुलता है तभी भी गाड़ियों को लास्ट में ही छोड़ते हैं। इधर कोई किसी प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है भैया। आज 10-10 दिन हो गए इधर रुके हुए। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती पर सदर जमहूरिया से माफ़ी मांग ली है। इन्होंने ख़त लिखकर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से माफ़ी मांगी है। इन्होंने लिखा है कि ज़बान फिसलने की वजह से गलत अल्फाज अदा हुए। अधीर रंजन ने सदर जमहूरिया से मदद ख्वाही की है। अधीर रंजन ने इस पूरे मामले में ऐवान में उठाने के दौरान बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी के अंदाज़े तखाफुफ की जानिब लोकसभा स्पीकर की तवज्जो मबजूल कराने की भी कोशिश की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे खत में अधीर रंजन ने लिखा है कि ऐवान में जिस तरह स्मृति ईरानी ने चीख चीख कर सदर जमहूरिया का नाम लिया वो भी मुनासिब नहीं था। अधीर रंजन के मुताबिक स्मृति ईरानी ने बावकार ओहदे का लिहाज नहीं रखा जो बेअदबी के मुतरादिफ है। क्या आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। कोरोना के नए मामले आज फिर 20,000 से ज्यादा आए। आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के 20,408 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में तकरीबन 21,000 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। कोरोना से एक दिन में 54 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,43,384 है। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 203,93,33,480 टीके लगाए जा चुके हैं। वेस्टइंडीज में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला जारी है। वनडे सीरीज के बाद T20 मुहिम की शुरुआत टीम ने जीत के साथ की। ट्रिनिडाड टोबैगो में खेले गए पहले मुकाबले में रोहित एंड कंपनी ने 68 रनों से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 6 विकेट खोकर 190 रन बनाए। रोहित ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। हदफ का पीछा करते हुए मेजबान वेस्टइंडीज मुकर्ररा 20 ओवर में 122 रन ही बना सकी। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।